हेलो बच्चों, मैं सोनू वैष्णव। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में पद्य भाग से हम तीसरी कविता, जो कि कविता के बहाने हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम हमेशा की तरह कविता पढ़ने से हम पहले क्या पढ़ते हैं, उनका कवि परिचय। हमने आगे की 2 कविताएं आपको पहले करवा दी है। अभी हम तीसरी कविता से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे कवि का नाम है कुंवर नारायण। उनका जन्म हुआ है 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में। उनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, जो कि उन्होंने 1956 में लिखी, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, जो उनका एक काव्य संग्रह है, आत्मजयी, प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास उनका कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, समीक्षा है, और मेरा साक्षात्कार सामान्य। इनको जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें आपको ये याद रखना है कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है और उनको पुरस्कार क्या मिले, क्योंकि ये जो है ना, आपके प्रश्न पत्र में 1-1 मार्क्स के ये पूछे जाते, इसलिए आपको इनको याद रखना है। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। मतलब ये कवि बता रहे कि जैसे कुछ बहुत पुरानी चीज़ हो, कहीं बहुत दिनों बाद हमें मिली हो, और हम जैसे उनके 1-1 पत्ते खुलते तो ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे कोई घर है, वो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, और उसको हम एक दिन उसका दरवाज़ा खोलते तो हमें अंदर न जाने क्या से क्या दिखता है। वैसे ही कविता के लिए या किताब के लिए भी सेम ऐसा ही है कि बहुत दिनों से बंद पड़ी और हम उसका 1-1 पेज, यानी कि जैसे दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ऐसे 1-1 पेज उसका हम खोल रहे हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने अपने काव्य को लिखना कब से स्टार्ट किया? 1950 से। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। समीक्षा को मतलब कि दो चीज़ों के बीच में अंतर करना, इस तरीके से, जैसे ये सही है या ये सही है, ये बताने के लिए। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त, मतलब उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनकी जो प्रथम जो प्राथमिकता थी उन्होंने वो कविता को दी। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंध की दावेदारी लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं, यानी कि जो बुराई करने वाले, वो मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझा, मतलब उनकी कविता ऐसी होती है कि जैसे हम उलझते जाते हैं। अखबारी सतईपन और वैचारिक धुन के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। मतलब उनकी हर कविताओं में भाषा में एकदम प्रगाढ़ता होती है, और उनकी कविताओं का विषय भी बहुत अच्छा होता है। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है, मतलब कि जो घट रहा है, जो हमारे सामने है, उनके बारे में होता है। और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाले खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संचय, श्रभम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीच है। मतलब वो बहुत ही संयम से, बहुत ही संचय से, और मतलब सामने वाला जो भी कुछ कविता पढ़े तो उनके मन में मतलब आगे जानने की जिज्ञासा हो, प्रश्न करने की जिज्ञासा हो, उनकी ऐसी कविता होती है। मतलब उनके उस कविता में ऐसे शब्द होते। अब हम सीधे आते हैं कविता पर। तो हमारी कविता का नाम है कविता के बहाने। मतलब इस कविता के बारे मतलब माध्यम से हमें कवि ये समझाना चाह रहा है कि हम जो शब्द जो होते हैं, यानी कि जो कविताएं जो लिखते हैं हम, वो उनकी जो है ना कोई मतलब सीमितता नहीं होती। मतलब वो उन शब्दों को हम सीमितता में नहीं बांध सकते। जैसे होता है ना, एक निश्चित परिधि होती है, लेकिन कविता के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम कवियों के जो विचार होते हैं वो कुछ भी हो सकते, कहीं तक भी जा सकते, सीमित नहीं होते। लेकिन जो बाकी जो क्रियाएं होती है वो सब सीमित होती है। तो उसमें पहले कविता को एक चिड़िया
के साथ तुलना करके बताया गया है। जैसे कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। मतलब कि जो कविता की उड़ान है ना, कि कविता कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ तक जाती है, किसके विचारों को वो प्रभावित करती है, वो चिड़िया क्या जाने। क्योंकि जो चिड़िया की उड़ान है वो एक निश्चित है, एक सीमित है। जैसे कि वो ठीक है, एक डाल से दूसरी डाल, इस जगह से उस जगह, इस घर से उस घर, बस वो इतना ही उड़ना जानती है। लेकिन कविता वो तो पता नहीं कहाँ तक, कितने लोगों के विचारों को वो बदल सकती है, कहाँ कहाँ लोगों तक पहुँच सकती है। तो उस कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया के तो पंख खाली सीमितता के लिए, लेकिन कविता के पंख विश्व के लिए, वैश्विक है, मतलब सबको समझाने के लिए। इसलिए उनको कविता की जो रचना है, जो कविता के जो बोल है, वो एक चिड़िया नहीं जान सकती। इसी तरीके से दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कविता का फूलों के साथ तुलना की। जैसे कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर उस घर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। मतलब इसमें कवि ये कह रहे हैं कि जो फूल है वो कविता का महकना क्या जानते, क्योंकि फूल खिलते हैं, ठीक है, फूल खिल गए, फिर उनमें सुगंध आती है, महक आती है, और जैसे सुबह महक आए और शाम तक वो फूल क्या हो जाता है, वापस मुरझा जाता है। फिर बिना मुरझाए वो फूल हमें सुगंध नहीं देता है, वो मतलब महकना या खुशबू देना नहीं जानता। लेकिन वो कविता के क्या जानता है। लेकिन कविता क्या होती है, कविता पढ़कर हम खुश होते हैं, वो हर जगह महकती है, उस मतलब कविता कभी मुरझाती नहीं है, क्योंकि वो हमें विचार प्रदान करती है, वो हमें जीने का साहस प्रदान करती है। तो कविता मतलब कविता का जो खिलना है वो फूल नहीं जान सकता, क्योंकि फूल तो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। इसलिए दूसरे पैराग्राफ में कवि ने किसके साथ तुलना की है, फूलों के साथ। अभी तीसरा पैराग्राफ, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर। अब किसके साथ, इसके साथ समानता दिखलाई, बच्चों के साथ उन्होंने क्या दिखाई है, समानता। जैसे कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वो घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। ये सब कौन जान सकता है, बच्चा। जैसे कि बच्चे को ये नहीं पता ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये तेरा, ये मेरा, ये छोटा, ये बड़ा, या भेदभाव, या ये अमीर है या गरीब है। बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, बच्चों को सब पता है कि हम सब क्या है, एक है। वो कभी भी एक दूसरे में अंतर नहीं करते। वैसे ही कविता भी ऐसे ही है कि वो सब तक पहुंचती है, ये छोटा, ये बड़ा, या मतलब ये गरीब है, ये अमीर है, ऐसा कविता भी कोई भी भेदभाव नहीं करती। तो इसी तरीके से बच्चे भी कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि बच्चों के लिए तो सब एक समान है। मतलब उनके लिए तो पूरा संसार ही वसुदेव कुटुंब है, जो कि हमारा भारत का मूल मंत्र है, वो बच्चों में भी होता है। और कविता में भी सेम ऐसा ही होता है, वो भी लोगों में भेदभाव नहीं करते। तो ये हमारी कविता थी। तो इसका स्टार्ट से वापस एक साथ अपन उसका भावार्थ देखें तो मतलब कविता की तुलना पहले चिड़िया के साथ की, तो उसमें हम चिड़िया के साथ उन्होंने कैसे कल्पना की, जैसे कि कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान क्या है, सीमित है। इसलिए ठीक है, वो बाहर भीतर या उस डाल से उस डाल या इस जगह से उस जगह, लेकिन कविता सब जगह उड़ सकती है, क्योंकि कविता के जो पंख है, उड़ने के लिए जो पंख लगे वो चारों ओर उसको फैला सकते हैं, लोगों में विचार पैदा कर सकते हैं, लोगों में क्रांति पैदा कर सकते हैं। मतलब हम ये माने कि जब भारत हम गुलाम था अंग्रेजों का, तब हमारे जो ये लेखक कवि इन्होंने है ना बहुत कुछ कविताएं लिख कर लोगों में देश प्रेम की भावना जगाई, और इस तरीके से हमें आज़ादी मिली। तो कविता में और उनके जो शब्दों में जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो पहली तुलना उन्होंने चिड़िया के साथ की। अब दूसरी तुलना आती है उन्होंने फूलों के साथ की। मतलब फूल जो है वो खिलते हैं, खिलने के बाद हमें सुगंध देते हैं, सुगंध फैलाते हैं, लेकिन वो एक सीमितता में, मतलब सुबह खिले शाम को मुरझा गए। लेकिन कविता ऐसा नहीं है। कविता को हम जब भी कभी भी खोलकर किताब खोलकर पढ़ते, या यदि हमें याद हो जाती है, हम उसको बोलते हैं, तो वो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कान लाती है, हमेशा हमें एक खिला खिला महसूस कराती है, हमें एक तरोताज़ा महसूस कराती है। वो कविता हमें कभी मुरझाने नहीं देती, क्योंकि कविता से हमें और मतलब ताकत, मतलब एक से जोश मिलता है। तो फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता नहीं मुरझाती है। फिर कविता की दो से तो तुलना की है, लेकिन बच्चों के साथ कविता को क्या किया है,
समानता की है, जैसे कि बच्चों के लिए सब एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं। वैसे ही कविता भी सेम ऐसे ही है, वो भी किसी में भेदभाव नहीं करती, वो सबके लिए लिखी जाती है, सबको देखकर लिखी जाती है, सब उसको पढ़ सकते हैं, सब उससे विचार ग्रहण कर सकते हैं। तो कविता में भी कोई भेदभाव नहीं है। तो आज की हमारी ये कविता थी कि कविता के बहाने। आपको इसके शब्दार्थ जैसे, इसमें शब्दार्थ जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन आप कवि परिचय देख लीजिएगा और एक बार इसकी वापस से आप इसका भावार्थ देखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।